अस्सलामुअलैकुम। साल 1945 5 दिसंबर दोपहर 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ और साथ इनका एक स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट क्रू मेंबर था, इसके साथ फ्लोरिडा से रवाना होते हैं। लेकिन याद रहे कि ये कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं था, ये एक डेली रूटीन का 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन था जिसको करने के लिए ये फ्लोरिडा से रवाना होते हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और कुछ ही देर के बाद जो स्क्वाड्रन लीडर टेलर हैं उनको पता चलता है कि उनका कंपस काम करना छोड़ गया है। जब कंपस काम करना छोड़ गया तो बैकअप पे उनके पास एक और कंपस था, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो भी उनका काम करना छोड़ गया था। जब उनका दोनों कंपस काम करने छोड़ गए तो फिर उन्होंने बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ इस तरह का मैसेज सेंड किया रेडियो के थ्रू। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. जब लेफ्टिनेंट टेलर ने ये मैसेज किया तब दोपहर के 4:56 हो चुके थे और मौसम जो है वो ख़राब होता जा रहा था, अंधेरा भी हो रहा था और सूरज भी ढल रहा था। और इस वक्त के साथ साथ उनको ऐसा फील हुआ लेफ्टिनेंट चार्ल्स को कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और वापस फ्लोरिडा जाने के लिए हमें ईस्ट की तरफ जो है वो सफ़र करना होगा। जब उन्होंने ये बात अपने साथ वाले क्रू मेंबर्स के साथ शेयर की तो साथ वाले क्रू मेंबर्स का कहना था कि हम ऑलरेडी ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, हमें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट की तरफ सफ़र करना होगा। जबकि इनकी कंपसेस नहीं चल रही थी तो इनके दरमियान में एक कन्फ्यूजन थी। लेकिन इसके साथ साथ फिर इनको एक मैसेज रिसीव होता है कंट्रोल रूम की तरफ से, जो कि ये था, Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. तो इसके साथ साथ जो है शाम के 7:04 हो चुके होते हैं और लेफ्टिनेंट टेलर जो है वो अपना लास्ट मैसेज जो है वो अपने क्रू मेंबर्स को साथ शेयर करते हैं रेडियो के थ्रू, जो कि मैसेज ये था, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इस मैसेज के बाद आज तक इन 5 प्लेन्स का पता नहीं चल सका जिसको नाम दिया जाता है फ्लाइट 19 का। फ्लाइट 19 का आज तक पता नहीं चल सका कि ये कहाँ के, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। और इसको ढूंढने के लिए फिर एक मैरिनर सर्च ऑपरेशन बनाया जाता है जो कि 13 क्रू मेंबर्स के साथ, जो कि इनको ढूंढने के लिए निकलता है और कुछ ही देर के बाद पता चलता है कि वो भी गायब। और इन दोनों का जो पहला इंसिडेंट हो चुका था फ्लाइट 19 जिसके अंदर 5 एयरक्राफ्ट मौजूद थे और उसके बाद मैरिनर जो सर्च प्लेन भेजा गया वो भी उसके बाद गायब। फिर उस वक़्त का यूएस ने एक सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवी ऑपरेशन डिज़ाइन किया और जो कि निकला इन दोनों इंसिडेंट्स के साथ, जो जहाज़ और लोग मारे जा चुके थे उनको ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत दिन की सर्च के बाद उनको कुछ भी ना मिल सका, ना तो उनको जहाज़ का कोई टुकड़ा मिला और ना ही किसी क्रू मेंबर की डेड बॉडी मिली। इनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। और ये तीनों इंसिडेंट्स जहाँ पे हुए, पहले जो इंसिडेंट हुए और उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया इनको ढूंढने के लिए, जिस जगह के ऊपर ये सब हुआ उस जगह को दुनिया जानती है बरमूदा ट्रायंगल के नाम से। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. जी तो दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल एक समंदर का बहुत ही ख़तरनाक हिस्सा है जहाँ पे 100 से ज़्यादा हादसा हो चुके हैं और ये हादसा कोई छोटे और मामूली नहीं है। इसके अंदर बहुत से जहाज़ और बहुत से लोगों से भरे हुए जहाज़ जो है वो यहाँ पे जाके गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक ना तो मलबा मिल सका और ना ही उनका कुछ पता चल सका। और ये जो एरिया है ये फ्लोरिडा से पोर्टो रिको से लेकर ऊपर बरमूदा तक जाके ये मिलता है, एक ट्रायंगल की शेप बनती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि 5 लाख स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैला हुआ ये एरिया है। और इस एरिया के अंदर जो है वो बहुत सारे हादसा हो चुके हैं और ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 500 साल से इसके ऊपर जो है वो किस्से कहानियाँ चलते आ रहे हैं कि कौन से हादसा और कितने हादसा आपको सुनने में आते हैं। इन कहानियों का जो आगाज़ हुआ था, सबसे पहली कहानी जो सबसे पहला बताया गया था इसके बारे में, वो 1492
क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो एक अपना मिशन लेके निकले थे, फाइंड अ न्यू वर्ल्ड। उन्होंने सबसे पहले इस एरिया के बारे में जो है एक निशानदेही की थी। उन्होंने कहा कि जब मैं इस एरिया के अंदर मौजूद था तो मेरा कंपास काम करना छोड़ गया था, मेरा कंपास मुझे नहीं जो है डायरेक्शंस नहीं बता रहा था। और उसी दौरान जो है इन्होंने आसमान के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी लाइट देखी और एक आग का गोला था और वो ज़मीन की तरफ आता आता सीधा समंदर के अंदर आके डूब गया था। तो ये उन्होंने जो है ना जब शेयर किया तो तब से उसके बाद जो है इसके ऊपर कहानियाँ बननी शुरू हो गई। और इन कहानियों के साथ साथ उसके बाद इस जगह को नाम दिया गया द ग्रेवयार्ड एटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। 18th और 19th सेंचुरी के अंदर दिखाया गया कि इसको मुख्तलिफ नामों से जो है वो पुकारा जाता था। बरमूदा ट्रायंगल जो इसका नाम था, 1964 के अंदर एक मैगजीन आई थी आर्गो से, द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। एक विंसेंट हेज बेदिस नाम का शख्स था जिसने ये सारी जो है ये मैगजीन लिखी थी और इसने इस मैगजीन के अंदर तमाम होने वाले हादसात जो कि इस एरिया के अंदर हुए थे उस सारे को समराइज करके एक जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन सबको प्रेजेंट करके उसने नाम दिया था बरमूदा ट्रायंगल का। लेकिन वो जितने भी हादसात उसने समराइज किए थे उसकी कोई वजह, उसकी सबूत और कोई उसकी लॉजिकल रीज़न जो थी वो उसमें नज़र नहीं आती थी। महज एक कहानियाँ और सारी जो चीज़ें थी वो इस तरह के साथ डिज़ाइन की गई थी। तो उसके बाद जो है अब इसके अंदर जो कहानियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको बताने लगूँ तो शायद ये वीडियो बहुत कम पड़ जाएगी। तो इसके अंदर से मैं आपको सिर्फ वो कहानियाँ बताऊँगा कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जो कि इस एरिया का नाम लेते ही पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो उनमें से मैं कुछ का जिक्र करूंगा। देन उसके बाद जो इसके ऊपर थ्योरीज बनी और लोगों ने क्या क्या इसके ऊपर रीजंस बताई, उनमें से कुछ जो है वो सबसे फेमस चीज़ें आपको मैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों इस थ्योरी के बाद जो है उस वक्त का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला ये बरमूदा ट्रायंगल टॉपिक बन गया। अगर मैं आज की ज़ुबान में बात करूँ तो सबसे टॉप ट्रेंड पे जो है टॉपिक जो था उस वक्त में वो बरमूदा ट्रायंगल हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने इसके ऊपर मूवीज़ भी बनाई, इसके ऊपर गाने भी लिखे गए और कंप्यूटर गेम्स भी बनाई गई। तो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि कुछ इसके मैं आपको इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और हाईलाइटेड है, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है 1918 के अंदर यूएसएस का साइक्लोप्स मैरिनर शिप। ये एक बहुत ही बड़ा शिप था और बहुत ही फास्टेस्ट शिप था और अमेरिकन नेवी का एक बहुत बड़ा एसेट था। और स्पेशली 1918 में जब वर्ल्ड वार 1 का जो है बिल्कुल स्टार्ट था और यूएस जो है उसमें हिस्सा ले रहा था, तो उसको इस शिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। 4 मार्च 1918 को अमेरिका का एक शहर है वेस्ट इंडीज़ बाल्टीमोर, ये वहाँ से रवाना होता है ब्राज़ील की तरफ। 306 लोग इसके अंदर जो है वो सवार होते हैं और ये जंगी साजो सामान लेकर जाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 9,000 से 11,000 टन का वज़न मौजूद होता है और ये जब वहाँ से निकलते हैं तो पहला मैसेज इनकी तरफ से रिसीव होता है वेदर वेल ऑल इज़ फाइन, यानी इनकी तरफ से किसी किस्म का जो है वो ख़तरा जो है वो नहीं बताया जाता और ये मैसेज इनकी तरफ से आखिरी था। उसके बाद आज तक नहीं पता चला कि ये इतना बड़ा शिप 306 लोगों के साथ और 9 से 11,000 टन वज़न के साथ ये कहाँ पे गया, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, और आज तक इसका कुछ भी सबूत भी नहीं मिल सका। उसके बाद अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग या डरावनी लगी है तो इससे मैं थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको बताता हूँ। इससे एक बड़ा मशहूर वाक़या है एलिन ऑस्टिन का। एलिन ऑस्टिन जो कि 1881 के अंदर ये अपने शिप के साथ लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ निकलते हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है और रास्ते में जो है ये बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के अंदर जब वो आते हैं तो एक बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड एक जो है वो आम से शिप को देखते हैं समंदर के अंदर कि वो तैर रहा होता है, लेकिन इनको कोई इंसान उसके अंदर नज़र नहीं आता। ये उसके थोड़ा सा करीब जाते हैं और करीब जाकर 2 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई यहाँ से निशानी मिल जाए, क्योंकि उस वक़्त के अंदर पायलट्स को, कैप्टन्स को सिर्फ यही डर होता था कि इन शिप में से कोई निकल के आके लूट ना ले या इस शिप को किसी ने लूट लिया होगा और वैसे इसको समंदर में छोड़ दिया गया। लेकिन इनको जब कुछ नज़र नहीं आया, 2 दिन के बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि उसके अंदर जाके देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने उस शिप के करीब किया और अंदर जाके देखा तो सारा सामान जो शिप का था और जो शिप के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ अपनी जगह के ऊपर मौजूद था और कोई भी चीज़
आगे पीछे नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि इस शिप को क्यों ना अपने साथ लेके जाया जाए। तो अपने शिप में से उन्होंने कुछ क्रू मेंबर्स को उसके अंदर शिफ्ट किया और अपने साथ लेकर चलने लग पड़े। 2 दिन तक उनका सफ़र बिल्कुल ठीक चलता रहा। उसके बाद एकदम से तूफ़ान आया, समुद्री तूफ़ान, जो कि बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान, और ये शिप उन दोनों से अलहदा हो गया। ये आपस में सेपरेट हो गए तूफ़ान के अंदर। और जब तूफ़ान बिल्कुल थमा तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनको वो शिप नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो शिप नहीं मिला। थोड़ी सी देर के बाद इनको दूर एक शिप नज़र आया और ये वहाँ पर गए और इन्होंने अपना शिप के बिल्कुल करीब करके अंदर जाके देखा तो सारा सामान उसी तरीके के साथ था, लेकिन जो क्रू मेंबर उसके अंदर गए थे वो गायब थे। उनके बिल्कुल कोई नामो निशान जो है वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन फिर कैप्टन ने डिसाइड किया कि अब हम इसके अंदर क्रू मेंबर्स को जो है शिफ्ट करते हैं और इसको बिल्कुल अपने साथ रखेंगे और इसको साथ लेके चलते हैं, और सफ़र भी बिल्कुल थोड़ा रह गया। जब उन्होंने फिर से क्रू मेंबर्स को उसके अंदर शिफ्ट किया और अपने साथ सफ़र किया, और थोड़ी देर के बाद फिर एक समुद्री तूफ़ान आया और वो जहाज़ गायब हो गया और फिर वो नहीं मिला। उसके बाद जो है वो जहाज़ नहीं मिल सका, उनके क्रू मेंबर भी गायब और जहाज़ भी गायब। जब वो वापस आए उन्होंने आके ओनर को ये बात बताई कि इस तरीके के साथ हमने रास्ते में देखा। तो ओनर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने वो जो अपना शिप था उसने एक जर्मन कंपनी को जो है बेच दिया, और जर्मन कंपनी ने भी उसको रिसीव करते उसका नाम जो है वो मेटा में चेंज कर दिया। सेम उसी तरीके के साथ जैसे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को अपडेट करके उसको मेटा के अंदर चेंज किया, तो सेम इसका नाम जो है वो मेटा रख दिया गया। तो एलिन ऑस्टिन की जो कहानी थी ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी ही थी, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है जिसको वेरीफाई करना या इसका कोई एविडेंस ढूंढना जो है वो मुमकिन नहीं है, और ना ही ये कोई लॉजिकल बात है, और ना ही ये समझने में आती है कि एक शिप दूसरे शिप के पास 2 दिन के लिए इंतज़ार करता रहा, वहाँ पे गया, इंसान गायब हो गए लेकिन शिप उसी तरीके के साथ था। तो जो रैशनल थिंकर्स हैं, जो आप कहने फिलोसफर्स हैं, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने इसको नाम दिया है लेजेंड का। जी हाँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल एक झूठी कहानी होती हैं उनको अर्बन लेजेंड्स और लेजेंड्स के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। और बरमूडा ट्रायंगल को भी द बरमूडा ट्रायंगल इज़ अ लेजेंड, इसको भी यही करार दिया गया है कि उसके ऊपर जितनी भी कहानियाँ बनाई गई हैं वो सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियाँ, और इसके ऊपर किसी किस्म की सच्चाई मौजूद नहीं है। अब मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ मुख्तलिफ लोगों की लिखी हुई थ्योरीज जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई हैं और किस नतीजे पर जाके पहुँचे हैं, ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर थ्योरी ये बताई जाती थी कि ये काम है एलियंस का। दूसरी दुनिया से एलियंस आए, उन्होंने वहाँ से ये शिप उठाया और लेकर चले गए, या उन्होंने इसको इस तरीके के साथ तबाह किया कि उसका निशान तक नहीं मिला। लेकिन बात कर दी, इसके पीछे कोई वजह, सबूत, एविडेंस और लॉजिक बिल्कुल भी नहीं थी, तो लिहाजा ये थ्योरी बिल्कुल फारिग। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कुछ लोग इसके बारे में ये बात करते हैं कि समंदर के नीचे जो थे वो बहुत ही बड़े जो है कोई जानवर मौजूद हैं जो कि इस शिप को पकड़ के जो उन्होंने तबाह कर दिया पकड़ के, और बाद में खा लिया और उसको पता नहीं चला, और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ। और ये भी सिर्फ कहा गया, लेकिन ऐसा कोई भी जानवर आज तक मिल नहीं सका और ना ही देखा जा सका। और तीसरे नंबर पर एक जो है वो एक छोटी सी स्टोरी जो है बनाई गई इस हवाले से कि इसके अंदर जो है एक मीथेन के जो है ना वो बबल्स हैं, और वो फटते हैं तो पानी की डेंसिटी जो है वो हाई हो जाती है, जिसके लिए बाद उसके अंदर फ्लोट करना मुश्किल है और जो है जहाज़ जो है वो डूब जाता है। इसके ऊपर जो सबसे पहले रिसर्च की थी वो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने की थी कि मीथेन के अंदर जो है वो नीचे एक बबल्स बनते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये इस तरीके के साथ है जैसे पानी में हम नमक डालते हैं, नमक डालने के बाद डिज़ोल्व होने के बाद पानी की डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और उसके ऊपर फ्लोट करना आसान हो जाता है। और ये प्रोसेस इसका रिवर्स था कि इसके अंदर मीथेन के बबल्स फट जाते हैं, और जिसके बाद जो है बगैर किसी वार्निंग के, और अगर ये शिप के बिल्कुल नीचे हो तो बगैर किसी वार्निंग के शिप डूब सकता है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसका कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं नज़र आती कि वो मीथेन के बबल्स फटने की वजह से जो है वो डूबा था। तो इसलिए ये थ्योरी भी यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। चौथे नंबर पर इसके अंदर एक थ्योरी देखी जाए तो इस एरिया के अंदर अगर आप ऊपर सैटेलाइट में या बहुत ऊपर जाके इस एरिया को देखें गौर से, तो यहाँ का जो पानी है वो शैलो है।
बहुत ही आपको जो है ना, और एक हाई ट्रैफिक एरिया है यहाँ पे ना, पानी की गहराई भी ज़्यादा नहीं है। इसके नीचे जो है वो हरिकेन्स हैं और उसके बाद एक मिट्टी के जो है वो छोटे पहाड़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जहाज़ जो है वो अटक जाते हैं और डूब जाते हैं, क्योंकि ये एरिया जो समंदर का है ये इतना गहरा भी नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो बाउंड्री के साथ साथ है। तो इसलिए जो है यहाँ की ये भी एक जो है ना वजह बताई जाती है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक मौजूद है। ये जो चौथे नंबर पे थ्योरी बताई गई है, अगर आप हरिकेन्स देखें दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है। हरिकेन्स मैं आपको बताता चलूँ, ये एक उर्दू में इसको बोलते हैं मंझदार टाइप की ये होती है, जो कि पानी इसके अंदर घूमता है, और अगर कोई चीज़ या इंसान इसके अंदर फंस जाए तो डूबने के अलावा कोई इसका जो है वो सोल्यूशन नहीं होता, आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो हरिकेन्स जो है वो सबसे ज़्यादा वो चाइना के अंदर है, दूसरे नंबर पे यूएसए के अंदर है, तीसरे नंबर पे क्यूबा में। क्यूबा इसी एरिया के अंदर लाई करता है। और अगर यूएसए के अंदर देखा जाए सबसे ज़्यादा हरिकेन्स कहाँ पे हैं, तो वो फ्लोरिडा के अंदर है। तो इसके पीछे एक लॉजिक नज़र आती है कि वो एक हरिकेन मंझदार के अंदर भी फंस के जो है वो डूब सकते हैं। जी, तो पाँचवें नंबर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जिसके ऊपर मैं खुद भी बिलीव कर रहा हूँ और बहुत से लोगों ने जो है इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक का इजहार किया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी लॉजिक और बहुत से सबूत मौजूद हैं, वो है बैदर-मिनहोफ इफ़ेक्ट और फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये एक साइकेट्रिस्ट इफ़ेक्ट है जो आपके दिमाग के ऊपर होता है। यानी ये इफ़ेक्ट इस तरह का होता है कि जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपको वही चीज़ नज़र आती है। तो बरमूदा ट्रायंगल भी कुछ इसी तरीके के साथ है कि लोगों ने कुछ ज़्यादा इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और उनको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नज़र आने लग गई। कंपैरेटिवली इसके मद्दे मुकाबल अगर समंदर के दूसरी दुनिया के समंदर्स के अंदर देखा जाए तो उनके अंदर ज़्यादा हादसात होते हैं बरमूदा ट्रायंगल पे, लेकिन उसकी तरफ किसी की नज़र नहीं गई। इसको थोड़ा सा फेमस करके इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे बहुत से हादसात भी नज़र आए और बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हुए भी नज़र आए। तो इस तरीके के साथ ये फ्रीक्वेंसी इल्यूजन जो इफ़ेक्ट है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ आपको नज़र आने लग जाती है। आपने कोई भी एक अपनी कोई नई चीज़ खरीदी है जो कि आपको पहले नहीं पता थी, फॉर एग्जांपल आपने एक रिस्ट वॉच घड़ी ले ली है, तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपकी नज़र तमाम लोगों की घड़ियों की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उससे पहले आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं थी। जब आपने ले ली, अब आपके पास आ गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपकी जो थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको हर तरफ जो है, किसी ने भी कोई घड़ी पहनी है तो आपको उसकी तरफ नज़र जाएगी और आप यही सोचेंगे कि मैंने क्या घड़ी ली, सब ने ले ली। तो इसी तरीके के साथ जब आप एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो उस चीज़ के बारे में फिर जो झूठ भी और सच भी वो आपके सामने आने लग जाता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी इल्यूजन है, इस सोच के और इसके ऊपर मनगढ़ंत कहानियाँ, क्योंकि इसके पीछे कोई भी सबूत और इसकी वजूहात जो हैं वो नहीं मिलती हैं। एक जर्नलिस्ट हैं लैरी कुश, उन्होंने अपनी बुक के अंदर दी बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सोल्ड के अंदर कुछ इस तरीके के साथ उन्होंने एलन ऑस्टिन की टोटल कहानी को जो है उन्होंने झूठ कहा और उसके अंदर कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और उन्होंने इसको एक लेजेंड कह के ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं आगे अमेरिकन के डिपार्टमेंट की तरफ के उनका बरमूदा ट्रायंगल के बारे में क्या कहना है। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये सारी रिसर्च की तो उन्होंने ये बताया कि जो बरमूदा ट्रायंगल के अंदर इंसिडेंट होने की फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है, वो समंदर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में काफ़ी कम है। समंदर के दूसरे हिस्सों में ज़्यादा नुकसानात होते हैं कंपैरेटिवली बरमूदा ट्रायंगल के। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड ने इस एरिया के बारे में बताया कि ये एक बहुत ही हैवीली ट्रैफिक एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इस तरह के हरिकेन्स और मिट्टी के पहाड़ की वजह से और इन चीज़ों की वजह से भी यहाँ पे हादसा होते रहते हैं। और उसके बाद WWF ने इस बात के ऊपर रिसर्च की, उन्होंने दुनिया के 10 जो है ख़तरनाक डेंजरस तीन समंदर निकाले, समंदर के एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, उसके अंदर बरमूदा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। यानी बाकी जो एरियाज़ हैं वो बरमूदा ट्रायंगल से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ज़्यादा जो है लोगों ने इस बारे में सोचा और पढ़ा गया तो सिर्फ इसी के ऊपर नज़र है, बाकी की तरफ जो है वो इतना ध्यान नहीं है। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस बात की स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो हुआ था क्रिस्टोफर कोलंबस से, जिसने हवा के अंदर एक आग का गोला नीचे आते देखा था। तो उसका बाद में भी उसका आंसर मिल गया कि वो एक मीटोर था, आसमान से उतरी हुई एक रोशनी थी और वो समंदर के अंदर डूब गई। तो ये था नाजरीन आपके लिए बरमूदा ट्रायंगल का एक टोटली तौर पे इसकी एक कहानी, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या इसके बारे में
लोगों की कहानियां थी और क्या थ्योरीज लेके आई गई और क्या सच था और क्या झूठ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।